ऋषभ की बात सुन नंदनी ने डर के मारे आंखें उठाकर ऋषभ की ओर देखा और फिर नजरें झुका लीं। अब तो मैं आपके पास हूँ, आपके साथ रहने के लिए भी तैयार हूँ। तब भी आपने साधना भाभी और बाकी सबको यहाँ क्यों रखा है? नंदनी ने नजरें झुकाई ऋषभ से सवाल किया। यह सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। वह मेरी फैमिली है। मैं उन्हें अपने पास रखूं या दूर, इस बात से तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुमसे जो कहा गया है तुम सिर्फ वही करोगी, इसलिए अगर तुम नहीं चाहती कि मैं साधना भाभी को और टॉर्चर करूं, आज के बाद इस रूम के बाहर निकलने की भी हिम्मत मत करना। और अब तो तुम जान ही गई हो कि मेरे साथ इस सब में कौन है, इसलिए सबकी सलामती चाहती हो तो चुपचाप आंखें और जुबान बंद करके यहाँ मेरे साथ रहो। ऋषभ ने गुस्से से कहा और रूम के बाहर निकल गया। ऋषभ के जाते ही नन्ही अंदर से दरवाज़ा लॉक किया और वैभव के ऑफिस में कॉल किया। वैभव अपने केबिन में बैठा था। फोन की रिंग बजते ही वैभव ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से नन्ही की आवाज़ आई। तभी नन्ही के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। नन्ही ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरानी से नन्ही की आंखें फैल गईं। गला डर के मारे सूख गया। ऋषभ अंगार बरसाती हुई आंखों से नन्ही को घूर रहा था। नन्ही के हाथ से फोन छूट गया। गला डर के मारे सूख गया। ऋषभ ने नीचे झुककर फोन उठाया और उसे जमीन पर दे मारा। जमीन पर पड़ते ही फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। दरअसल नन्ही रात को वैभव को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसके फ़ोन की बैटरी डेड थी। ऋषभ ने उसके रूम की लाइट के अलावा बाकी सारे कनेक्शन की बिजली कटवा दी थी, इसलिए फ़ोन चार्ज नहीं कर पाई थी। सुबह उठकर उसने ऋषभ को सामने देखा और धमकी देकर गया था। जब ऋषभ रूम से बाहर गया था तो खिड़की पर खड़ा हो गया था। नन्ही ने दरवाज़ा लॉक किया, लेकिन खिड़की लॉक करना भूल गई थी। ऋषभ जानता था कि नन्ही वैभव को कॉल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वह लड़की नेहा ही थी जो इन सब में ऋषभ का साथ दे रही थी। इसलिए नन्ही जब भी नेहा को कॉल करती थी, नेहा ऋषभ को सब बता देती थी। नन्ही को नहीं पता था कि वह लड़की नेहा ही है, लेकिन रात को नन्ही ने नेहा को देख लिया था। नन्ही वैभव को बताती, लेकिन बात होने से पहले ही नन्ही का फ़ोन बंद हो गया और ऋषभ खिड़की से कूदकर दबे पाँव रूम में नन्ही के पीछे आकर खड़ा हो गया था। मना किया, लेकिन फिर भी वही काम कर रही हो ना? कितनी बार कहा है मेरे गुस्से को हवा मत दिया करो। मना करने के बावजूद तुम वैभव को बताने जा रही थी। मैं तो पहले दिन से जानता था कि तुम्हारे पास फ़ोन है, लेकिन जब तक तुम सिर्फ नेहा को कॉल करती थी तब तक तो ठीक था। लेकिन वैभव को कॉल करके तुम सच बताने चली थी। अरे उसे सच बता भी दोगी तो भी वह क्या कर लेगा? उसकी दोस्त थी, उसकी दुश्मन है। प्यार करती है नेहा तुम्हारे पति से, लेकिन वह तो तुम्हारे पीछे पागल हुआ पड़ा है। नेहा का बचपन का प्यार उसे नजर नहीं आया। मेरे प्यार को उसने अपनी पत्नी बना लिया, लेकिन अब वैभव को नेहा का होना होगा और तुम तो मेरी थी ही और रहोगी भी। यह सब नेहा का प्लान था, बेद का मुझ तक पहुँचाना, फिर वापस घर छोड़ना। तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, एक एक पल की खबर नेहा मुझे देती थी। तुम्हें नेहा ने जो भी कहानी बताई वह सब झूठ था। तुम दोनों का विश्वास हासिल करने के लिए उसने फिर से तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। उस दिन भी मॉल में नेहा जानबूझकर वहां आई थी ताकि वो तुम्हें वैभव की नज़रों में गलत साबित कर सके, लेकिन उसकी चाल उल्टी पड़ गई। उसने तुमसे माफ़ी मांग ली और तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करने के लिए मना लिया। और नेहा के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था फिर से वैभव के करीब रहने का? मुझे भी नेहा ने ही बचाया था। मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाली नेहा ही थी। पूरे 6 महीने तक मेरा इलाज नेहा ने करवाया और उसके बाद मैं मुझे मुंबई ले आई। लेकिन जब मैं होश में आया तब नेहा मेरे सामने थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे बचाने वाली कोई और नहीं नेहा है। इसलिए नेहा ही मुझे यहाँ पर लेकर आई। मैं तो अपने पैरों पर चलने के काबिल भी नहीं था, लेकिन इन सब में मुझे ठीक करने के लिए नेहा ने मेरा साथ दिया, क्योंकि वह तुमसे बदला लेना चाहती थी, तुम्हें वैभव से दूर करना चाहती थी। तुमने उसे गलत ठहराकर वैभव से दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए वो मेरे अंदर तुम्हारे खिलाफ नफरत भरती रही। और देखो, तुम यहाँ हो मेरे पास और वो वैभव के पास। तुम्हें लगता है कि तुमने तलाक पेपर पर साइन किए हैं। वह मेरे और तुम्हारे तलाक के पेपर थे, लेकिन तुम यह नहीं जानती कि वह मेरे और तुम्हारे नहीं, वैभव और तुम्हारे तलाक के पेपर थे। तुम मुझसे नहीं, वैभव से अलग हुई हो। अब तुम कानूनन सिर्फ मेरी पत्नी हो
वैभव से तुम्हारा तलाक हो चुका है, क्योंकि तुमने खुद उन पेपर पर साइन किए हैं। और नेहा ऑफिस में फाइल में तलाक के पेपर रखकर वैभव से भी उन पेपर पर साइन ले चुकी है। ऋषभ ने अपने चेहरे पर सख्त भाव लेते हुए गुस्से से कहा। ऋषभ की बातें सुनकर नन्ही स्थिर पड़ चुकी थी। आंखों में नमी आ गई थी। नन्ही ऋषभ के चेहरे को देख रही थी। मन ही मन नेहा से मिले हुए धोखे के लिए खुद को कसूरवार मान रही थी। ऋषभ नन्ही के चेहरे की तरफ देखता रहा और फिर जमीन से फ़ोन के टुकड़े उठाए और बाहर चला गया। नन्ही वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे नेहा पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मुझे वैभव से बात करनी चाहिए थी। मैं जानती थी नेहा वैभव से प्यार करती है। गलती मेरी है। मैं उन दोनों के बीच आई। अगर मैं नहीं आती तो एक न एक दिन वैभव को नेहा से प्यार हो ही जाता। सब मेरी वजह से हुआ है। नेहा के दिल में इतनी नफ़रत बस मेरी वजह से है। हर दुख तकलीफ़ की वजह मैं ही हूँ और यह तकलीफ़ मैंने वैभव की ज़िंदगी में भी भर दी है। मैं वैभव की ज़िंदगी में कभी वापस नहीं जाऊँगी। कुछ भी हो जाए, मैं नेहा को नफ़रत की आग में जलने नहीं दूँगी। वैसे भी वैभव को आज तक प्यार कहाँ नसीब हुआ है। इसी बहाने नेहा से उन्हें अपने हिस्से का प्यार तो मिलेगा। भले ही नेहा ने यह सब धोखे से किया है, लेकिन प्यार तो वह सिर्फ वैभव से करती आई है बचपन से। और वैभव नेहा के साथ बहुत खुश रहेंगे। मैं उनकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। नंदी ने अपने आंसू साफ किए और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। बाहर खड़े गार्ड तुरंत नंदी के पास आ गए। नंदी ने गुस्से भरी निगाहों से उन दोनों को देखा और वह नीचे बैठे ऋषभ की ओर देखने लगी। ऋषभ ने गार्ड्स को इशारा किया तो उन्होंने नन्ही को नीचे जाने दिया। नन्ही जल्दी से सीढ़ियों से होते हुए नीचे हॉल में ऋषभ के सामने खड़ी हो गई। ऋषभ ने चेहरा उठाकर नन्ही की तरफ देखा और बैठने का इशारा किया। नन्ही ऋषभ के ठीक सामने वाले सोफे पर बैठ गई। पहले तुम बात मान जाया करती थी, लेकिन अब तुम हर बात के अगेंस्ट जाती हो। मना किया था रूम से बाहर नहीं आओगी, लेकिन फिर भी आ गई। कहो क्या कहना चाहती हो? नन्ही ने गहरी सांस भरते हुए कहा। अभी अभी आपने मुझे जो भी बताया वह सब सुनकर मुझे गुस्सा आया। नेहा से नफरत हुई, लेकिन फिर भी नेहा ने मेरा बहुत साथ दिया है। इसलिए मैं खुद को उसकी कसूरवार मानती हूँ कि मैंने उसके प्यार से शादी की। जिस लड़के से वह बचपन से प्यार करती आई थी, मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं अपनी भूल सुधारना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और वेद को लेकर कहीं दूर चले जाएं। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती और ना ही नेहा और वैभव की ज़िंदगी में आना चाहती हूँ। वैभव को इन सब बातों की भनक भी लगी तो वो टूट जाएंगे। नेहा की नफ़रत, नेहा ने जो भी किया वो सब जानने के बाद वैभव का दिल टूट जाएगा, क्योंकि नेहा उसकी बचपन की एकमात्र दोस्त है जिस पर वह बहुत विश्वास करते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि उन दोनों की दोस्ती का रिश्ता टूटे और कभी न कभी मेरे जाने के बाद उनका यह दोस्ती का रिश्ता एक दिन प्यार में बदल ही जाएगा। इसलिए आप जो कहें, जैसा कहें, मैं करने को तैयार हूँ। जहाँ ले जाएं, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। आपकी जिद, आपका जुनून या आपकी मोहब्बत या फिर आपकी नफ़रत, मैं सब सहने के लिए तैयार हूँ। बस वैभव को नेहा की असलियत कभी पता नहीं चलनी चाहिए। आप मुझे अपने साथ यहाँ से बहुत दूर ले चलें। मैं अब किसी की भी ज़िंदगी में और तबाही नहीं करना चाहती। आप साधना भाभी, परम भैया, माँ पापा सबको छोड़ दीजिए। उन्हें आज़ाद कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी ये बात मान लीजिए। जैसा आपने कहा है कि उस दिन मैंने वैभव के साथ तलाक के पेपर के लिए साइन किया था, इसलिए जिन पेपर पर मैंने साइन किए, जो मैरिज सर्टिफिकेट थे, उसके मुताबिक अब मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं अपना हर फ़र्ज़, अपना हर कर्तव्य दिल से निभाऊंगी। वादा करती हूँ आपसे। नन्ही ने अपने दिल पर हाथ रख लंबी लंबी सांस लेते हुए अपनी धड़कनों को शांत करते हुए कहा। नन्ही की बात सुनते ही ऋषभ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो नन्ही के पास आया, उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर, तुम समझ नहीं सकती मैं आज कितना खुश हूँ। जानता हूँ बहुत गलत इंसान हूँ, लेकिन तुमसे सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी तकलीफ से तकलीफ होती है मुझे। तुम्हें कोई दर्द नहीं देना चाहता। तुम्हारे करीब भी तुम्हारी मर्जी से आना चाहता हूँ। लेकिन आज तुमने मुझे मुंह से खुद मेरी पत्नी होने की बात कही। खरीद लिया है तुमने मुझे। आज के बाद मेरी वजह से तुम्हें कभी ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। नन्ही ने अपने चेहरे से ऋषभ के हाथ हटाए और सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में चली गई। ऋषभ ने नन्ही को ऊपर जाते हुए देखा
और किसी से फ़ोन करके अमेरिका की 3 टिकट बुकिंग करने के लिए कहा। फ़ोन कटकर नेहा को कॉल किया और नन्ही की कई सारी बातें नेहा को बता दी। नन्ही तुम्हारे साथ कैसे जा सकती है? वह तो वैभव से प्यार करती है ना? और अगर उसने मुझे रात को देख लिया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इसका मतलब तुमने जब मुझ पर हाथ उठाया तब नन्ही देख रही थी। तुम्हें तभी मुझे बताना चाहिए था। अगर उसने वैभव को सब बता दिया तो? और तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत कब हो गई? तुम तो उससे नफरत करते थे ना? उसे पाना चाहते थे, उसे दर्द देना चाहते थे। तुम भूल गए किस तरह तुम्हारी मौत की जिम्मेदार बनी थी वह? मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हें एक नई जिंदगी दी ताकि तुम उससे बदला ले सको, और अब तुम उसके साथ खुशी खुशी नई जिंदगी बिताना चाहते हो, पति बनने की कोशिश कर रहे हो। और अगर वह दिल से तुम्हारी ना हुई तो तब तुम क्या करोगे? नेहा ऋषभ को उकसाने की कोशिश करने लगी। हाँ, उठाया था तुम पर हाथ, और नन्ही देख रही थी तुम्हें। तुम भूल रही हो मेरी मोहब्बत सिर्फ नन्ही है, और तुम उसके बारे में गलत बोलोगी तो मैं सुन पाऊंगा? तुम्हें तुम्हारा वैभव मिल गया फिर भी तुम नन्ही को मारना चाहती हो। तुमने अपने मुंह से ये बात निकाली इसलिए मेरा हाथ उठा, और मैं अपनी नन्ही को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, क्योंकि वह खुद मेरे साथ जाना चाहती है, और वह नहीं चाहती कि वैभव को कभी भी पता लगे कि नेहा ने धोखा दिया है। यानी कि तुमने नन्ही और वैभव के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। इसलिए कह देना अपने वैभव से, नन्ही अब उसकी पत्नी नहीं है, वह सिर्फ ऋषभ राय की पत्नी है, और वह उसके साथ जा रही है यहाँ से बहुत दूर। दोबारा नन्ही के बारे में गलत बोलकर मुझे उकसाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरी दूसरी ज़िंदगी तुम्हारी दी हुई है। तुमसे तुम्हारी ये ज़िंदगी छीन लूँगा मैं। इसका मतलब नन्ही सब जानते हुए भी कि मैंने उन दोनों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, नन्ही को वैभव से दूर कर दिया, तुम्हें भी मैंने बचाया, तुम्हारा साथ मैं दे रही थी, ये सब जानते हुए भी नन्ही तुम्हारे साथ जा रही है? नेहा ने हैरानी से पूछा। हाँ, नन्ही वैभव को सब कुछ फ़ोन करके बताने वाली थी, लेकिन वक्त रहते मैं वहाँ पहुँच गया और नन्ही का तुम्हारे बारे में सब बता दिया, और तभी नन्ही ने फैसला किया कि वह तुम्हारे बारे में वैभव को कुछ पता चलने नहीं देगी, और ना ही खुद बताएगी। और उसने खुद मुझे कहा कि वह अब मेरी पत्नी है, इसलिए मेरे साथ जाना चाहती है जहाँ मैं ले जाऊँ। इसलिए कल रात ही मैं नन्ही और बेद को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, ऋषभ ने कहा, और फ़ोन काट दिया। नेहा ने ऋषभ की बात सुनी और असमंजस में कुछ देर फ़ोन को देखती रही, और गाड़ी घुमाकर व्यास हाउस के सामने आकर रुकी। नेहा जल्दी से व्यास हाउस के अंदर गई और वैभव के रूम की तरफ बढ़ गई। रूम का दरवाज़ा खोला, अंदर देखा तो उसे वैभव कहीं दिखाई नहीं दिया। बालकनी में देखा, वहाँ भी वैभव नहीं था। फिर उसने बाथरूम चेक किया, कहीं भी वैभव के ना मिलने पर नेहा रूम से बाहर निकल आई। नेहा को अपने रूम का दरवाज़ा खुला नजर आया तो वह घर चली गई। दरवाज़ा खोला, अंदर गई तो सामने वैभव को देखकर हैरान हो गई। वैभव के हाथों में कुछ पेपर्स थे। वैभव ने क्रोध भरी नज़रों से नेहा की ओर देखा और उसके पास आकर उसके गले पर दबाव बनाते हुए, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब किया तुमने मेरे साथ। मैं सोच रहा था तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुमने मुझे नन्ही से दूर कर दिया। वह पेपर ऋषभ और नन्ही के नहीं, मेरे और नन्ही की तलाक पेपर थे। कितना गिर सकती हो तुम? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? अपनी दोस्ती का जरा भी ख्याल नहीं आया? नेहा अपने दोनों हाथों से वैभव के हाथ से अपना गला छुड़ाते हुए कोशिश कर रही थी। नेहा की आवाज़ गले से बाहर ही नहीं आ रही थी, आंखों से आंसू बह निकले थे। वैभव की ऊंची आवाज़ सुनकर मेघा जी और राजेंद्र जी कमरे में आ गए। वैभव को इस तरह नेहा का गला पकड़े हुए देखकर दोनों ने आकर वैभव को नेहा से दूर किया। नेहा जमीन पर बैठकर जोर जोर से सांसें ले रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? नेहा पर किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो तुम? राजेंद्र जी ने वैभव के शर्ट की कॉलर पकड़कर चीखते हुए कहा। मेघा जी ने नेहा को जमीन से ऊपर उठाया और अपने गले से लगा लिया। वैभव का गुस्सा देखकर नेहा के दिल में डर और आंखों में गुस्सा बढ़ गया। नेहा ने मेघा जी से दूर होकर वैभव की ओर नफरत भरी निगाहों से देखा। वैभव ने राजेंद्र जी से अपना कॉलर छुड़ाकर नेहा की ओर आया और उसे दोनों कंधों से पकड़कर कहा, बताओ, बताओ मम डैड को, क्यों तुम्हारा गला दबा रहा था मैं? क्या किया है तुमने मेरे साथ? बताओ, अपनी गंदी जुबान से बताओ।
राजेंद्र जी और मेघा जी असमंजस में सवालिया निगाहों से नेहा और वैभव की ओर देखने लगे। क्या बताऊं? तुम्हारी नन्ही की बेवफाई? ये बताऊं कि तुम्हारी नन्ही ने खुद तुम्हें तलाक दिया है? मैंने कुछ नहीं किया। नन्ही तुम्हें खुद छोड़कर गई है, ऋषभ के साथ। मेरी वजह से नहीं। बिना बात सुने तुमने फैसला ले लिया और यह सब मैंने किया है। मैंने किया है तो नन्ही क्यों गई वहां? तुम्हें क्यों नहीं बताया? क्योंकि वह खुद ऋषभ के साथ जाना चाहती थी। तुमसे तलाक चाहती थी वो। इसलिए वो तुम्हें तलाक देकर गई है, छोड़कर गई है तुम्हें। नफरत की आग में जलकर नेहा नन्ही के खिलाफ वैभव के मन में भी नफरत भर रही थी। नहीं मानता, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मान सकता। नन्ही मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मजबूर किया है तुम लोगों ने उसे। और तुम्हें लगता है तुम्हारे झूठ बोलने से, नन्ही पर इल्जाम लगाने से तुम्हारी बात को मैं सच मान लूंगा? तो तुम गलत फहमी में हो नेहा। शक तो मुझे तुम पर था, लेकिन यकीन अब हुआ है। मुझे और नन्ही को अलग करने वाली तुम ही हो। तुमने ही नन्ही को वहां भेजा है और मुझे बताया तक नहीं। नेहा सच कह रही है वैभव। नन्ही ने तुम्हें खुद तलाक दिया है। अहम की आवाज़ पर वैभव ने दरवाजे की ओर देखा। अहम के साथ राधिका, साधना, परम सब अंदर आए। सबको एक साथ देखकर राजेंद्र जी और मेघा जी उनके पास आ गए। साधना ने एक लेटर वैभव के हाथ में पकड़ा दिया। वैभव ने लेटर पकड़ा और उसे पढ़ने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए वैभव। शायद आपकी माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ। आप मेरे दोस्त हैं। ये सब के जाने के बाद आपने मुझे अपनी पत्नी बनाया, लेकिन मैं अपना पत्नी होने का धर्म कभी नहीं निभा पाई। कभी आपको पति होने का हक नहीं दिया। बहुत कोशिश की, लेकिन आपकी नहीं हो पाई। आपने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छे बुरे वक्त में आपने मुझे संभाला, मेरे बच्चे को संभाला, अपना नाम दिया। एक टूटी हुई जिंदगी को आपने फिर से संवार दिया। लेकिन फिर भी आपका और मेरा रिश्ता दोस्ती तक ही कायम रहा। ये सब जो मेरी बचपन की मोहब्बत है, उनसे मेरी शादी हुई, पत्नी बनी उनकी, और उनके ही बच्चे की माँ हूँ आज। इससे यही साबित होता है कि मेरा साथ ऋषभ के साथ लिखा है। ऋषभ मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने मेरे साथ जो भी किया उसकी माफ़ी मुझसे मांग ली है। मुझे भी यही लगता है कि मुझे उन्हें अपना लेना चाहिए। अगर मैं नहीं अपनाती तो पता नहीं फिर से कितना ही कुछ गलत हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती किसी पर भी आ जाए। फिर वह आप हो, नेहा हो, साधना भाभी, परम भैया, अहम, राधिका, या खुद मैं ही क्यों ना हूँ। किसी पर भी कोई भी मुसीबत नहीं आने देना चाहती। इसलिए मैंने आपको तलाक दिया था। खुद अपनी मर्जी से ऋषभ के पास चली आई। नेहा की इसमें कोई गलती नहीं है और कोई कसूरवार नहीं है। मैं अब अपने बच्चे और उसके पिता के साथ रहना चाहती हूँ। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप दोस्ती का रिश्ता भी रखना चाहेंगे या नहीं, लेकिन इससे बढ़कर हमारे बीच और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। यकीन ना हो तो नेहा से हमारे तलाक के पेपर ले लीजिएगा, जिस पर मैंने साइन कर दिया है और आपके भी साइन है उस पर। हमारा तलाक हो चुका है। मैं अपने पति, उनके परिवार और अपने बच्चे के साथ यहाँ से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ और खुश रहना चाहती हूँ। आप भी अपनी ज़िंदगी में नेहा के साथ खुश रहिएगा। अगर आपने कभी मुझसे प्यार किया है तो नेहा को अपना लीजिएगा। वैभव, इसी में मेरी खुशी है। एक बार फिर से आपका दिल दुखाने या आपको चोट पहुंचाने के लिए आपकी ज़िंदगी में आई सारी मुसीबतों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अच्छा होता कि मैं कभी आपकी ज़िंदगी में आई ही ना होती, तो आज आपका दिल ना टूटता। नफ़रत मत कीजिएगा मुझसे, क्योंकि आज तक नफ़रत ने बहुत कुछ बर्बाद किया है और कुछ भी मैं बर्बाद नहीं होने देना चाहती। मोहब्बत को अपना लीजिए वैभव, नेहा को अपना लीजिए। लेटर पढ़कर वैभव की आंखें आंसुओं से तरबतर थीं। उसमें लिखे एक एक शब्द पर वैभव को यकीन नहीं हो रहा था। वैभव ने उस लेटर के हजारों टुकड़े कर दिए और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर चीख पड़ा। मेघा जी और राजेंद्र जी जल्दी से वैभव के पास आए और उसे संभालने लगे। नेहा भी उसके पास आ गई और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर, अब तो यकीन हो गया ना, नन्ही तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वह सिर्फ ऋषभ से प्यार करती है। तुम्हारे साथ तो वह तो सिर्फ मजबूरी में रहती थी। ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। वो मेरा दिल नहीं तोड़ सकती और उस ऋषभ के साथ नहीं जा सकती। उस ऋषभ के साथ जिसने उसके साथ इतना गलत किया, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उसके साथ नहीं जा सकती। वैभव,
बदे बादशाह बोले जा रहा था। मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, बहुत मोहब्बत करता हूँ। जानता हूँ वह मजबूरी में जा रही है। हम सबकी ज़िंदगी में अब कोई मुसीबत ना आए, इसलिए वो उसके साथ जा रही है। लेकिन मैं उसे नहीं जाने दे सकता। वो कभी खुश नहीं रहेगी उसके साथ, क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है। मैं उसे नहीं जाने दूंगा। वैभव साधना के पास आकर, प्लीज भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बता दीजिए नन्ही कहाँ पर है। मैं उसे नहीं जाने दे सकता। मुझे एक बार बता दीजिए वो कहाँ पर है, मैं उसे ले आऊँगा। 2 घंटे बाद उनकी फ़्लाइट है। ऋषभ भैया ने हम सबको साथ ले जाने के लिए कहा है। माँ, पापा, हम सब उसके साथ जा रहे हैं और नन्ही अपनी मर्ज़ी से उनके साथ जा रही है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ वैभव भैया, आप मत रोको। जाने दो नन्ही को हमारे साथ, इसी में ही सबकी खुशी है और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे। फिर एक नज़र नेहा की ओर देखकर, आप नेहा से शादी कर लीजिएगा वैभव भैया, क्योंकि यही सबके लिए ठीक है, वरना कोई खुश नहीं रह पाएगा। नन्ही को भी अपनी ज़िंदगी सुकून से जी लेने दीजिए, वरना नन्ही के इतने दुश्मन हैं कि पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, हम सबको यहाँ से जाने दीजिए। मैं बस यहाँ राधिका और अहम को लेने आई थी और नन्ही का ये लेटर आप तक पहुँचाने आई थी। नन्ही की आखिरी इच्छा समझकर उससे दूर हो जाइए, इसी में ही सबकी भलाई है। साधना ने एक नज़र सबको देखकर बाहर चली गई। परम अहम राधिका भी उसके पीछे चले गए। वैभव ने नेहा की ओर नफरत भरी निगाहों से देखा और उसके पास आकर बोला, यह सब तुम्हारा किया हुआ है। आज नन्ही मुझसे दूर जा रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और तुमसे मैं कभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम ही वो वजह हो जिसने मुझे मेरे प्यार नन्ही से दूर करने की कोशिश की है। नन्ही बेशक अपनी दोस्ती में आकर तुम्हें माफ करके मुझे तुम्हारे साथ शादी करने के लिए बोल सकती है, लेकिन मैं तुम्हारा धोखा कभी नहीं भूल सकता। तुमने मुझे ही नहीं, उस हर इंसान को धोखा दिया है जो दोस्ती को ही अपनी ज़िंदगी मानते हैं, जिनकी ज़िंदगी में दोस्त से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। और आज से तुम मेरी दोस्ती के भी काबिल नहीं हो। वैभव बाहर चला गया। राजेंद्र जी और मेघा जी भी उसके पीछे दौड़ पड़े। वैभव घर के बाहर आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसमें बैठ गया। राजेंद्र जी और मेघा जी ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और पीछे का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गए। वैभव ने गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ घुमा दी। नेहा भी उनके पीछे आई, लेकिन तब तक वैभव गाड़ी लेकर जा चुका था। नेहा ने जोर से एक पंच गाड़ी पर मारा और गुस्से से चीख पड़ी, नहीं नन्ही, अब मैं तुम्हें वैभव की ज़िंदगी में वापस नहीं आने दूंगी। नेहा ने फ़ोन निकाला, ऋषभ का नंबर डायल किया। ऋषभ का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर नेहा अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी वैभव की गाड़ी के पीछे लगा दी। लेटर पहुंचा दिया। सोफे पर बैठे ऋषभ ने सामने खड़ी साधना से सवाल किया, जी, मैंने वह लेटर वैभव को दे दिया। ठीक है, आप सब अपना सामान पैक कर लीजिए, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। ऋषभ ने सामने बैठे शिवजी, रीना जी, अहम, राधिका से कहा और उठकर नन्ही के रूम की तरफ चला गया। रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे पर आहट से नन्ही ने जल्दी से आकर दरवाज़ा खोला तो सामने ऋषभ को देखकर थोड़ा पीछे हट गई। ऋषभ रूम में अंदर आया और वेद को अपनी गोद में उठाकर उसे बहुत सारी चॉकलेट दी। नन्ही की ओर देखकर कहा, सामान पैक हो गया? नन्ही ने हाँ में गर्दन हिला दी। ऋषभ वेद के चेहरे को प्यार से सहलाकर पूछा, बाहर जाना है आपको? वेद ने मासूमियत से नन्ही की ओर देखा। नन्ही जल्दी से ऋषभ के पास आई और कहा, पैकिंग हो गई है, वेद को रेडी भी करना है। आप चलिए, मैं और वेद रेडी होकर बाहर आते हैं। ऋषभ ने प्यार से नन्ही को देखा और हाँ में गर्दन हिलाते हुए वेद को नीचे उतारकर बाहर चला गया। नन्ही ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और वेद के पास आकर उसके कपड़े उतारने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं मम्मा? वैभव पापा के पास? वेद ने सवाल किया। नन्ही ने अपनी पनीली हो चुकी आंखें उठाकर वेद को देखा और कसकर अपने सीने से लगा लिया। बोलो ना मम्मा, हम पापा के पास जा रहे हैं। या पापा जीत गए, हम पापा के साथ रहेंगे, चिल्लाते हुए वेद खुशी से उछलने लगा। पापा जीत गए बेटा, लेकिन आपकी मम्मा हार गई, इसलिए हम कभी वैभव पापा के पास वापस नहीं जाएंगे। हम यहाँ से बहुत दूर ऋषभ पापा के साथ जा रहे हैं, अब हम उनके साथ रहेंगे। नन्ही ने भर्राए गले से कहा, मतलब ऋषभ पापा मुझे चॉकलेट लेकर देंगे? वेद ने मासूमियत से पूछा तो नन्ही ने रोते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। हाँ, आपके पापा, आपके नए पापा आपको बहुत सारी चॉकलेट लेकर देंगे। नन्ही ने कहा तो वेद फिर खुशी से उछलने लगा। बच्चा होना कितना आसान है ना,
जब हम छोटे होते हैं तो हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, ना ही किसी चीज़ की समझ होती है। जैसा किसी ने कहा वैसा ही मान जाते हैं। ये बालपन भी कितनी प्यारी चीज़ है ना। अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आता। जैसा रिश्ता किसी ने समझा दिया उसी को मान जाते हैं, उसी को दिल से अपना भी लेते हैं। जैसे वेद। चॉकलेट मिलनी चाहिए, चाहे वो वैभव दे या ऋषभ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अपनी खुशी से मतलब होता है। काश बचपन कभी जाता ही नहीं। हमेशा हम बालपन में ही रहते, जो मिलता है उसी में खुश रहते। नन्ही ने अपने मन ही मन कहा और बेद को रेडी करके खुद भी तैयार होकर नीचे हॉल में आ गई। नन्ही ने नीचे आकर देखा तो ऋषभ रीना जी और शिव जी के पैरों में बैठकर माफ़ी मांग रहा था। रीना जी ने ऋषभ को कसकर अपने सीने से लगा लिया। माँ की ममता बेटे की एक माफ़ी से पिघल गई। बेटा चाहे कितना भी बुरा हो, माँ के लिए वो उसकी संतान है, जिसने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा हो। अपने बेटे की हर गलती माफ़ कर देती है। वही रीना जी ने भी किया। रीना जी की ममता देखकर शिवजी ने भी ऋषभ को माफ कर दिया। ऋषभ ने साधना, परम, अहम, राधिका सबसे माफी मांगी। एक बार फिर से लाख बुराई, लाख मुसीबतों से लड़कर राय परिवार एक बार फिर साथ था। सब एक दूसरे के साथ खड़े थे। ऋषभ ने सामने खड़ी नन्ही और बेद को देखा तो नन्ही की तरफ जाकर बेद को अपनी गोद में उठाया और नन्ही का हाथ पकड़ते हुए सबके बीच ले आया। नन्ही भी हौले से मुस्कुराकर सबके बीच बैठ गई। ऋषभ ने नौकरों से कहा तो वह खाना टेबल पर लगाने लगा। सबने साथ मिलकर खाना खाया और थोड़ी ही देर बाद एक नौकर ने आकर ऋषभ से कहा कि गाड़ियां आ गई हैं। ऋषभ ने सबको बाहर आने को कहा। सब एक एक करके अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए। ऋषभ ने नन्ही को अपने साथ बैठाया और नौकरों से कहकर सारा सामान गाड़ी में रखवाया और सारी गाड़ियां एयरपोर्ट की तरफ निकल गईं। गाड़ी में बैठी नन्ही पीछे छूट रही मुंबई शहर की सड़कों को देख रही थी। उसकी गोद में बैठा बेद नींद के आगोश में चला गया। ऋषभ का ध्यान ड्राइविंग के साथ साथ नन्ही के चेहरे पर भी था। नन्ही उदास बैठी थी, आंखों में नमी, चेहरा सफेद पड़ चुका था। गाड़ी में सिर्फ खामोशी पसरी थी। लेटर वैभव तक पहुंच गया है, उसने पढ़ भी लिया होगा। उसे पढ़कर वह आग बबूला भी हो चुका होगा। जाहिर सी बात है, तुम्हें रोकने के लिए वह एयरपोर्ट जरूर आएगा। ऋषभ ने गाड़ी में पसरी खामोशी को तोड़ते हुए कहा। अपनी सोच में गुम नन्ही का ध्यान ऋषभ की आवाज़ से टूटा तो उसने ऋषभ की ओर देखा और ऋषभ की बात सुनकर गर्दन हाँ में हिलाई और सामने देखने लगी। मैं नहीं चाहता कि जाते जाते मैं कुछ गलत करूं, इसलिए वहाँ जो भी करना होगा सोच समझ कर करना। अगर इन सब में तुम्हारी कोई चाल हुई या फिर मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की तो यह बात हमेशा याद रखना, मैं वही ऋषभ हूँ जिसके दिल में तरस नाम की कोई चीज़ नहीं है। कुछ भी हो जाए आखिर में तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा, इसलिए मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। ऋषभ ने गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर पड़ी गन अपने हाथ में लेते हुए कहा। ऋषभ के हाथ में गन देखकर नन्ही का चेहरा स्याह पड़ गया। डर की वजह से नन्ही के होंठ सूख गए। हिम्मत करके कपकपा रहे होंठों से नन्ही ने कहा, मैं आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि अब कोई खून खराबा हो या किसी की जान पर बने, इसलिए मेरे मन में कोई चालाकी नहीं है। अगर मैं आपको धोखा देना चाहती तो कोई चालाकी होती तो मैं आपके साथ कभी आती ही नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, नन्ही ने ऋषभ से कहा। तभी ऋषभ ने गाड़ी की ब्रेक लगा दिए। गाड़ी एयरपोर्ट के बाहर पहुंच चुकी थी। ऋषभ ने नन्ही के माथे पर गन पॉइंट कर दी। नन्ही ने अपनी आंखें बंद कर लीं। नन्ही की बंद आंखें देखकर ऋषभ ने गन अपने कोट के जेब में रख ली और गाड़ी के बाहर आकर दूसरी तरफ से नन्ही की साइड का दरवाज़ा खोला और नन्ही के कंधे पर हाथ रखा। नन्ही ने आंखें खोली तो सामने ऋषभ को ना देखकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो ऋषभ गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसी दरवाजे से टिककर खड़ा था। नन्ही ने बेद को उठाने की कोशिश की तो ऋषभ ने आगे हाथ बढ़ाकर बेद को अपनी गोद में ले लिया और अपना दूसरा हाथ नन्ही के आगे बढ़ा दिया। नन्ही ने एक नज़र ऋषभ के बढ़े हुए हाथ को देखा और फिर अपना हाथ उसके हाथ में रखकर गाड़ी से बाहर आ गई। ऋषभ की गाड़ी के पीछे ही 2 गाड़ियां और लग गईं, जिनमें से पूरा राय परिवार बाहर आया और अपना सामान लेकर सब एयरपोर्ट के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। ऋषभ एक हाथ से नन्ही का हाथ और दूसरे हाथ में बेद को उठाए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े वैभव, मेघा जी और राजेंद्र जी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। ऋषभ ने गोद में उठाए हुए बेद को परम को संभालने के लिए दिया और नन्ही को अपने पीछे करके वैभव की ओर बढ़ने लगा। दूसरी तरफ से वैभव भी आगे बढ़ने लगा। नन्ही की आंखों में डर फैल गया।
दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर रुक गए। वैभव ने ऋषभ के पीछे खड़ी नंदिनी को देखा और उसकी ओर जाने लगा तो ऋषभ ने वैभव के सीने पर हाथ रखा और उसे पीछे की ओर धकेला और बोलने लगा, शायद तुमने लेटर नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा तो लगता है ठीक से नहीं पढ़ा। वैभव ने अपने सीने पर रखे ऋषभ के हाथों को देखा और फिर अपनी नज़र नन्ही के चेहरे में गड़ा ली। लेटर मैंने पढ़ लिया था और सही तरीके से पढ़ा था। एक बार वही सब मैं नन्ही के मुंह से सुनना चाहता हूँ, वैभव ने नरमी से कहा और ऋषभ के दोनों हाथ अपने सीने से हटा दिए। ऋषभ ने पीछे मुड़कर नन्ही का चेहरा देखा और फिर वैभव की ओर देखकर, मेरे रास्ते से हट जाओ वैभव व्यास और हमें जाने दो। मैं कोई बखेड़ा नहीं चाहता, चुपचाप सामने से हटो, ऋषभ ने कहा और अपनी एक बाजू से वैभव के कंधे पर धक्का देते हुए उसे पीछे करना चाहा। वैभव एकटक नजरें झुकाए खड़ी नन्ही की ओर देख रहा था। नन्ही की आंखों के किनारे भीग चुके थे। ऋषभ ने नन्ही का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। वैभव ने बिना कुछ बोले पीछे जाकर नन्ही का एक हाथ थाम लिया। वहां पर सब हैरानी से वैभव, ऋषभ और नन्ही को देख रहे थे। किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऋषभ ने पीछे रुकी हुई नन्ही को देखा तो उसकी नज़र वैभव के हाथ में नन्ही के हाथ पर पड़ी। नन्ही की नज़र कभी ऋषभ के हाथ पर जाती तो कभी वैभव के हाथ पर। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वैभव ने नन्ही से कहा तो नन्ही ने वैभव की ओर देखा। दोनों की नज़रें मिली तो नन्ही ने फिर से अपनी नज़रें झुका ली और कुछ नहीं बोली। गन अभी भी मेरे पास है और मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा वैभव के ऊपर गोली चलाने में, ऋषभ ने नन्ही के करीब आकर उसके कान में कहा। नन्ही ने एक झटके से वैभव के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। दूसरी तरफ ऋषभ ने भी नन्ही का हाथ छोड़ दिया। नन्ही ने अपने दोनों हाथों से फोर्स लगाते हुए वैभव को जोर से धक्का दिया। धक्का लगते ही वैभव हैरान नजरों से नन्ही की ओर देखने लगा। वैभव के मुंह से कुछ बोल निकलते उससे पहले ही नन्ही अपना हाथ दिखाकर वैभव को बोलने से रोक चुकी थी। बस बस वैभव, बहुत हो गया आपका। मुझे मेरी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं? क्या मैं इतनी भी स्वतंत्र नहीं हूँ कि अपनी मर्जी से किसी के साथ रह सकूं? मेरी खुशी, मेरी मर्जी, मेरे जज्बात, मेरी जिंदगी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती। ऋषभ ने नन्ही की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक जहरीली सी मुस्कान आ गई। ऋषभ आगे बढ़कर ठीक नन्ही के सामने आकर खड़ा होकर जेब में हाथ डाला, जिस जेब में गन रखी थी। नन्ही की नजर ऋषभ के हाथ पर गई तो नन्ही ने खुद को मजबूत करके ऋषभ का हाथ पकड़ा और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगी। ऋषभ ने एक नज़र पीछे मुड़कर वैभव की ओर देखा और अपने होंठ टेढ़े करते हुए व्यंग से मुस्कान दे दी। वैभव भागते हुए आया और नन्ही के सामने आकर खड़ा हो गया। नन्ही के कदम एक बार फिर ठिठक गए। मेरा कसूर क्या है नन्ही? क्या किया है मैंने? किस गलती की सजा दे रही हो मुझे? तुम जानती हो ना, तुम्हारे बिना एक पल भी रहना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर भी तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी मजबूरी, वैभव ऋषभ की ओर जलती निगाहों से देखते हुए बोला। जानता हूँ तुम्हें किसी बात से मजबूर किया है, लेकिन नन्ही, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नहीं हूँ मैं मजबूर, समझते क्यों नहीं आप? नहीं रहना चाहती मैं आपके साथ। अपनी मर्जी से अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ, अपने बच्चे के साथ जाना चाहती हूँ। फिर क्यों आप मुझे रोक रहे हैं? कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपसे। तलाक के पेपर तो आपको मिल ही गए होंगे। फिर कौन सा रिश्ता बचा है हमारे बीच? और वैसे भी अपने पति के रहते हुए दूसरी शादी माने नहीं होती। फिर भी मैं आपको तलाक देकर जा रही हूँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी सको और मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से अपने पहले पति ऋषभ राय के साथ जी सकूं। और रहा जो दोस्ती का रिश्ता, वह भी आपने नहीं निभाया। लेटर भेजा था ना आपको, फिर क्यों चले आए यहाँ? क्यों मेरे रास्ते में पत्थर की तरह खड़े हैं? मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया है, इसलिए आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दीजिए। कैसे जाने दूँ? मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अपनी मोहब्बत को खुद से जुदा कैसे होने दूँ? वैभव ने आगे बढ़कर नन्ही का चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहा। वैभव के नन्ही को छूते देख ऋषभ की मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। उसने आगे बढ़कर नन्ही को वैभव से दूर किया। जैसे ही अपने कोट की जेब में हाथ डाला, नन्ही ने आगे बढ़कर वैभव को फिर से धक्का दिया और कहा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। अगर मोहब्बत करती तो अब तक आपकी हो चुकी होती। इसलिए मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए और चले जाइए यहाँ से।
हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, चले जाइए। नन्ही की बात सुनकर अभी अभी वहाँ पहुँची नेहा जल्दी से नन्ही के पास आई और हाथ जोड़ते हुए उससे माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दो नन्ही, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें और वैभव को दूर करने की कोशिश की, ऋषभ को भी मैंने ही बचाया और तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लाने वाली भी मैं ही हूँ। मेरी वजह से ही ऋषभ तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा कदम रख पाया, क्योंकि मैं वैभव से मोहब्बत करती थी, लेकिन वैभव हमेशा से सिर्फ तुम्हें चाहता है। नेहा की बातें सुन नन्ही अपनी जगह पर जम सी गई थी। नन्ही को असलियत पहले से मालूम थी, लेकिन खुद नेहा के मुंह से सुनना उसके लिए बहुत तकलीफ दे था, क्योंकि नेहा उसकी वह दोस्त थी जो बहन से भी ज़्यादा मायने रखती थी। जब से नन्ही दिल्ली गई थी, नेहा ही तो उसका परिवार थी। इसकी माँ, बहन, दोस्त सब नेहा ही तो थी। नेहा की वजह से ही तो वैभव से मिली थी। नेहा की वजह से ही वो उस दिल्ली शहर में रह पाई थी। लेकिन आज नेहा उसके सामने अपने गुनाह कबूल कर रही थी। शायद नन्ही का प्यार ही था जिसने नेहा को खुद सच्चाई बताने पर मजबूर कर दिया। वह तो नेहा की मोहब्बत की खातिर वैभव से बहुत दूर जा रही थी, ताकि आगे चलकर वैभव की मोहब्बत में नेहा कुछ और गलत ना करे। यही तो उसका फैसला था कि वह वैभव को कभी नहीं पता चलने देगी कि नेहा ने क्या किया है। लेकिन आज नेहा सबके सामने अपने गुनाह कबूल कर रही थी। नन्ही की आंखें नम, होंठ कांप चुके थे। नेहा का कबूलनामा सुनकर ऋषभ भी हैरान हो गया था। वैभव को पता तो था कि नेहा ने यह सब किया है, लेकिन इतना कुछ किया है, यह वैभव खुद उसके मुंह से सुन रहा था। साधना, जिसने नेहा का असली चेहरा बहुत पहले ही देख लिया था, जब नेहा साधना को नशे की इंजेक्शन देकर टॉर्चर करती थी। पूरे राय परिवार को ऋषभ के हाथों कैद भी नेहा ने ही करवाया था। सब नेहा को हिराकत भरी नज़रों से देख रहे थे और उसकी बातें सुन रहे थे। हाँ नन्ही, मैंने ही किया है ये सब। मैं दिल्ली गई थी, वहाँ मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया था। मैं उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने ले गई। तभी मैंने वहाँ जनरल वार्ड में एक आदमी को देखा जो बेसहारा सा बेड पर लेटा हुआ था। मैं उसके पास गई तो वह ऋषभ था। मैं तुम्हारी और वैभव की शादी तो नहीं रोक पाई, लेकिन ऋषभ को देखकर मुझे एक आस मिली थी। इसलिए मैंने ऋषभ के डॉक्टर से बात की। उन्होंने बताया कि ऋषभ के खाई में गिरने से एक पैर तो खराब था ही, अब उसके दोनों पैर खराब हैं। वह चल नहीं पाएगा। इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी उसका इलाज शुरू करवाया। जब वह थोड़ा बहुत होश में आया, ऋषभ ने मुझे देखा, कुछ सवाल करने चाहे, तो मैंने उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया और सीधा मुंबई ले आई। यहाँ पर आकर मैंने उसे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज करवाया और उसे चलने फिरने लायक बनाया। मैं उसे तुम्हारी और वैभव के बारे में सब कुछ बताती थी। हर एक बात उसके दिल में नफरत, गुस्सा पैदा करती थी। जब वह पूरी तरह ठीक हो गया, तब वह तुमसे मिलने लगा, तुम्हारे सामने आने लगा, तुम टॉर्चर होने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद ही मैंने देखा कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन साधना भाभी ने हमारी कैद से निकलने की कोशिश की। वो तुमसे मिलकर तुम्हें मेरी सारी सच्चाई बताना चाहती थी, तो मैंने उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ऋषभ तो तुम दोनों से पहले ही नफरत करता था। तुम दोनों का साथ, तुम दोनों की शादी उसके दिल में और नफरत भरने के लिए काफ़ी थी। मुझे लगा था अगर ऋषभ तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा तो तुम्हें वैभव को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने और ऋषभ ने यह चाल चली। तुम्हें मैंने कहा कि वह ऋषभ के साथ तलाक के पेपर है और तुमने उन पेपर पर साइन कर दिया और तुम्हारा वैभव से तलाक हो गया। मुझे लगा मेरी असलियत किसी को पता नहीं चलेगी और ऋषभ तुम्हें लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा या फिर तुम्हें मार देगा और ऋषभ को मैं अपना बना लूँगी। लेकिन उस रात वैभव बहुत सारी शराब पीकर घर आया। नशे की हालत में उसे मुझ में और नन्ही में कोई फर्क नहीं पता चल पा रहा था। उसने मुझे नन्ही समझकर अपने सीने से लगा लिया, लेकिन मैं उसे नन्ही नहीं, नेहा बनकर पाना चाहती थी। लेकिन वह तो नशे की हालत में भी सिर्फ नन्ही नन्ही कर रहा था। इसलिए मैं उसे उसके रूम तक लेकर गई, लेकिन तभी वैभव को उल्टियाँ शुरू हो गईं और मेरे कपड़े खराब हो गए। वैभव को साफ करने के बाद मैंने उसे बेड पर लिटाया और खुद तुम्हारी साड़ी पहनकर ऋषभ से मिलने चली आई। और उस रात तुम्हें लेकर ऋषभ के साथ मेरा झगड़ा हुआ, क्योंकि ऋषभ तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता था और मैं तुम्हें वैभव की ज़िंदगी से दूर करना चाहती थी और यह भी चाहती थी कि तुम्हें कभी ज़िंदगी में किसी की भी मोहब्बत ना मिले, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अपने प्यार से दूर हुई थी। तुम्हें पता था कि मैं वैभव से मोहब्बत करती हूँ, फिर भी तुमने उससे शादी की। इसलिए मैंने ऋषभ से कहा
कि वह तुम्हारे साथ अपनी चाहत पूरी करे और तुम्हें मार दे। ऋषभ ने मुझ पर ही हाथ उठा दिया क्योंकि उसने कहा कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, वह तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता है, इसलिए वह तुम्हें अपने साथ ले जा रहा है। मैं बस तुम्हें वैभव की ज़िंदगी से दूर करना चाहती थी, इसलिए ऋषभ की बात सुनी और मैं वहाँ से वापस आ गई। वापस आते ही मैं सीधा तुम्हारे कमरे में गई। वैभव तो नशे में था, लेकिन मैं पूरे होश-हवास में थी। वैभव के उठने से पहले मैं बाथरूम में गई और तुम्हारी साड़ी पहने हुए बाहर निकली और तुम्हारे रूम के आईने के सामने खड़ी हो गई। वैभव जब उठा तो कमरे में मुझे देखकर उसके दिमाग में वही बात आई जो मैं चाहती थी। लेकिन वैभव ने तुम्हारे और उसके तलाक पेपर देख लिए और उसे मुझ पर शक हो गया। लेकिन मैंने सारा इल्ज़ाम तुम पर लगा दिया कि तुमने अपनी मर्ज़ी से तलाक पेपर पर साइन किया है। तुम खुद अपनी मर्ज़ी से दूर होना चाहती हो और जब ऋषभ ने मुझे बताया कि तुम नहीं चाहती कि वैभव को मेरी असलियत पता चले, इसलिए तुम सारे इल्ज़ाम खुद पर लेकर वैभव से दूर होना चाहती हो। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तुम चाहती तो वैभव को मेरी असलियत बताकर मुझे उसकी नज़रों में हमेशा के लिए गिरा सकती थी। लेकिन तुम मुझे मेरी मोहब्बत सौंपकर खुद अपनी मोहब्बत से दूर जाना चाहती हो। लेकिन तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नन्ही, वैभव सिर्फ तुम्हारा है और तुम सिर्फ वैभव की। तुम यहाँ से मत जाओ और मुझे माफ़ कर दो। नेहा अपने दोनों हाथ जोड़ नन्ही के सामने खड़ी थी। नन्ही ने नेहा के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा। मैं जानती हूँ नेहा, तुमने अपनी मोहब्बत में ये सब किया क्योंकि तुम वैभव से बहुत प्यार करती आई हो बचपन से, और बचपन का प्यार ना मिले तो कैसा लगता है यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्योंकि मुझे तो मेरे बचपन के प्यार ने ही छला था, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मुझे ही समझना चाहिए था। मुझे तुम्हारे और वैभव के बीच नहीं आना चाहिए था। मैं तो दोनों दोस्तों के बीच आ गई थी। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम ताउम्र वैभव के साथ रहो और मैंने तुम्हें हर तरह से माफ़ कर दिया है। दिल से माफ़ कर दिया मैंने तुम्हें। नन्ही ने वैभव की ओर देखा जो नेहा की बातें सुन जड़ हो चुका था। नन्ही उसकी ओर बढ़ी और उसका हाथ अपने सर पर रखते हुए, आप बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे? नन्ही ने वैभव की नज़रों से नज़रें मिलाते हुए पूछा। वैभव के मुंह से कुछ शब्द न निकले। उसने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और आंखों से पानी बह निकला। तो बस आपको उसी मोहब्बत का वास्ता मुझे जाने दीजिए। आपको मेरे सर की कसम, मुझे आप नहीं रोकेंगे। आप खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी में कदम रखेंगे। मेरे दोस्त होने के नाते इतना एहसान तो मुझ पर कर ही सकते हैं। मुझे मेरी जिंदगी जीने का हक दे दीजिए प्लीज़ वैभव। वैभव ने पीछे खड़े ऋषभ को देखा जिसके चेहरे पर जीत की मुस्कान झलक रही थी। फिर वैभव ने अपना दूसरा हाथ नंदी के सर पर रखा और फिर अपने एक हाथ से नन्ही का एक हाथ थामकर ऋषभ के हाथ में रख दिया और नन्ही के आगे दोनों हाथ जोड़कर बिना कुछ बोले बाहर की ओर जाकर अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। ऋषभ और नन्ही मुड़कर उसी को देख रहे थे। ऋषभ ने एक हाथ नन्ही की बांह पर रखते हुए उसे अपने करीब खड़ा कर लिया। वैभव ने गाड़ी में बैठे हुए ही उन दोनों को देखा और गाड़ी घुमा ली। राजेंद्र जी और मेघा जी नन्ही के पास आए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए, हम तो हमेशा से तुम्हारी खुशी चाहते थे नन्ही, लेकिन तुम्हारी खुशी ऋषभ के साथ रहने में है तो हम उसी में खुश हैं। तुमने वैभव को अपनी कसम देकर बांध दिया, इसलिए हम भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकते। बस तुम हमेशा जहाँ भी रहो खुश रहो, कहकर दोनों मुड़कर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए। जो थोड़ी ही दूरी पर वैभव ने गाड़ी रोक रखी थी और उनका इंतजार कर रहा था। राजेंद्र जी और मेघा जी गाड़ी में बैठे और वैभव गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। एक बार फिर सोच लो नन्ही, वैभव को कसम देकर तुमने रोक लिया, वो चला गया, लेकिन वह टूट गया है, तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगा। प्लीज नन्ही, सब कुछ छोड़कर फिर से वैभव के पास चलो। प्लीज ऋषभ, जाने दो नन्ही को, वह उसके बिना खुश नहीं रह पाएगी। नेहा ने ऋषभ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। प्लीज नेहा, तुम्हें वैभव की कसम, अगर तुम अब मुझे दोस्त मानती हो, कोई रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ, तो जाओ और वैभव को संभालो। उन्हें तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। नन्ही ने कहा। ऋषभ भी अपने पूरे परिवार को लेकर वेद और नन्ही के साथ एयरपोर्ट के अंदर कदम बढ़ा दिए। नेहा खड़ी उन सबको अंदर जाते हुए देख रही थी। दूर गेट पर खड़े मेघा जी, राजेंद्र जी और वैभव उन सबको अंदर जाते हुए तब तक देखते रहे जब तक वह उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। वैभव गाड़ी लेकर निकला तो था, लेकिन फिर वापस आकर गेट के पास
गाड़ी पार्क करके वहीं खड़ा होकर नंदिनी को देख रहा था। उसे आस थी कि कहीं ना कहीं अभी उसकी नंदिनी उसके पास आ जाएगी, लेकिन नंदिनी ऋषभ के साथ एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। करीब आधा घंटा वहां खड़े रहने के बाद जब नंदिनी दोबारा एयरपोर्ट से बाहर नहीं आई तो वैभव भागते हुए एयरपोर्ट के अंदर जाने लगा, लेकिन वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया और अंदर नहीं जाने दिया। राजेंद्र जी और मेघा जी भी दौड़कर उसके पास आ गए। नेहा भी भागती हुई उनके पीछे आई, लेकिन तभी अमेरिका जाने वाली फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुई। उसके साथ ही वैभव की सारी उम्मीदें टूट गईं। तो वैभव को लेकर मेघा जी और राजेंद्र जी वहां से चले गए। नेहा भी उनसे कुछ दूरी पर ही खड़ी थी। उनके जाते ही नेहा भी अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। 2 साल बाद 9 महीने की छोटी सी बच्ची हॉल में सोफे को पकड़ पकड़ कर चल रही थी और सब उसके दोनों तरफ अपनी बाहें फैलाकर उसके साथ साथ अपने घुटनों के बल चल रहा था। इसके साथ ही एक 1.5 साल का छोटा सा बच्चा फुटबॉल अपनी गोद में लिए जमीन पर बैठा हुआ था। उसी की तरफ वो छोटी सी बच्ची नन्हे नन्हे कदमों के साथ बढ़ रही थी। जैसे ही वो बच्ची उस फुटबॉल वाले बच्चे के पास पहुंची तो सब खुशी से चिल्ला उठे। ऋषभ ने छोटी सी बच्ची को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और खुशी से गोल गोल घूमने लगा। बच्ची खिलखिलाकर हंस पड़ी और नीचे बैठे हुए बच्चे को परम ने अपनी गोद में उठा लिया। यस, पापा की परी चलने लगी। अब हम दोनों साथ में घूमने जाया करेंगे। हाँ हाँ, अभी से ले जाना तुम इसे घूमने। अभी ये बहुत छोटी है ऋषभ, अभी तो अपने पैरों पर चलना सीख रही है। थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हारे साथ चलेगी, तब ले जाना इसे घुमाने। रीना जी ने प्यारी सी आर्या के सर पर हाथ फेरते हुए कहा और आर्या को अपनी बाहों में लेने लगी तो आर्या ने ऋषभ के गले में अपनी छोटी छोटी बाहें कस दी। ऋषभ ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। अच्छा बस, अब चलो अपनी मम्मा के पास। आ जाओ, आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपको दूध पिला देती हूँ। जल्दी जल्दी से दूध पी लो वरना ठंडा हो जाएगा। ऋषभ ने आर्या को खुद से दूर किया तो वह रोने लगी। तो ऋषभ ने आर्या को अपनी गोद में ही बैठाया और उसे बोतल से दूध पिलाने लगा। रीना जी ने अपने हाथों से उन तीनों की बलाएं ली। तुम दोनों ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। ऋषभ की पिछली जिंदगी का साया भी आने वाली जिंदगी पर कभी ना पड़े। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों, रीना जी ने कहा और शिव जी के पास जाकर बैठ गईं। शिव जी इतनी देर से उन सबको प्यार से देख रहे थे। तभी 10 साल की परी भी उनके पास आई और पार्थ और आर्या के साथ खेलने लगी। पार्थ परम का छोटा बेटा है और आर्या ऋषभ की बेटी है। राधिका और अहम भी आदिका को लेकर घर के अंदर आए, जो भाई लंच पर गए थे। अंदर आते ही आदिका भी पार्थ और आर्या के साथ खेलने लगी। आज पूरा राय परिवार एक साथ था। सारे माता पिता जमीन पर बैठकर अपने बच्चों को खेलते हुए, खुश होते हुए, हंसते हुए देख रहे थे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। शिवजी और रीना जी अपने बेटे और बहुओं को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए, हंसते हुए देखकर खुश हो रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून और तृप्ति नजर आ रही थी। लाखों मुसीबत के पहाड़ टूटे थे उन पर, फिर भी एक अटल पर्वत की तरह आज ये परिवार फिर से एक साथ था। ऋषभ अब एक अच्छा बेटा, पिता और पति बनने की भरपूर कोशिश में लगा था, जिसमें वह सफल भी हो रहा था। मुंबई ऑफिस से आते ही वैभव ने घर के अंदर कदम रखा तो 1 साल का व्योम उसकी तरफ नन्हे नन्हे कदमों से दौड़कर आ रहा था। वैभव ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो अपना बैग एक साइड रखकर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। व्योम अपनी तोतली जुबान से पापा पापा कहते हुए वैभव से चिपक गया। वैभव ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में ले लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। वैभव के चेहरे पर भी खुशी के भाव झलक रहे थे। छोटा सा व्योम पीछे की ओर देखकर मम्मा मम्मा करने लगा तो वैभव की नजर भी पीछे गई। राजेंद्र जी और मेघा जी व्योम और वैभव को खुशी से दूर खड़े देख रहे थे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।